रशिया के कैपिटल मॉस्को से डायरेक्ट फैसलाबाद और डायरेक्ट कराची तक रेल लिंक बनाने का कहा जा रहा है। पहली दफा पंजाब ने बिजनेसेस के लिए जो मैनुअल रिसीट्स होती हैं उनको बैन कर दिया है। इंडिया और पाकिस्तान की एक लड़ाई चल रही थी जिसमें पाकिस्तान जीत गया है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला किया है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा बल्कि इसको रिवाइव किया जाएगा। पोर्ट कासिम पे 150 एकड़ के ऊपर एक ऑटोमोटिव प्रोसेसिंग जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाफे भट्ट और वीकली राउंडअप की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीक भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है और हमने स्टॉक मार्केट को भी कवर करना है, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़। जी हाँ, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अब्दुर्रहमान भाई और अम्मार भाई आप लोगों से मिलने आ रहे हैं कराची और इस्लामाबाद। जी हाँ, कराची को 17 अगस्त को आ रहे हैं और इस्लामाबाद को 22 अगस्त को, और वहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों से मुलाकात होगी। स्टॉक मार्केट के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात होगी, आप लोगों की जो फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी है उसके बारे में बात होगी। वहाँ पे आप लोग जो है वो डायरेक्टली लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अब्दुर्रहमान भाई से भी, अम्मार भाई से भी। तो ये आप लोगों के सामने इसकी डिटेल्स आ रही हैं, वेन्यू और टाइम वगैरह नोट कर लें। और हमारे सोशल्स पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप जो है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, और जो पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के हवाले से। जी हाँ, इस वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है, और ये तीनों मुल्कों का, तीनों बड़े इस्लामिक मुल्कों का जो है वो डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब अगेन जो है एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, और जो तुर्किया है उसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है। तो इन तीनों इस्लामिक मुल्कों ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट किया है जिसमें किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर अटैक किया जाएगा तो वो तीनों मुल्कों के ऊपर जो है वो अटैक कंसिडर होगा। इस पैक्ट का नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, और इसी किस्म का एक पैक्ट पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वाला पैक्ट जो है वो इसके अलावा है। इसमें अब तुर्किया भी शामिल हो गया है, और अगेन इसमें जो है वो यही कहा जा रहा है कि ये एक डिफेंस से रिलेटेड पैक्ट है। ये जो है वो किसी पे अटैक करने के लिए नहीं है। इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि ये किसी एक कंट्री के ख़िलाफ़ जो है वो पैक्ट किया गया है, लेकिन अगेन जो टर्किश वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की है कि ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि एक डिफेंस की नौयत का पैक्ट है। बहरहाल ये जो डिफेंस है उसके अलावा जब इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं मुल्कों के बीच में तो बाकी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आती है, जिस तरह इकॉनमी हो गई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन तीनों मुल्कों में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड है, उसमें भी जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो यार ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन का पहला फ़ेज़ है उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और पहले फ़ेज़ में जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है इनकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। और अगेन इसमें जो गोल है वो यही है कि इस प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और जो लॉसेस हैं उनको कम किया जाए। और ज़ाहिर बात है जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आ जाएगा तो एक कंपटीशन भी बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक ये जो पहले फेज़ में सबसे पहले फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और इसमें 12 कंपनीज़ और कंसोर्शियम्स ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है इसमें 51% से लेके 100% शेयर होल्डिंग तक जो है वो एक्वायर करने के लिए। और जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ थी उनका ताल्लुक जो है वो 3 जो है वो तुर्किया से थी, एक जो है वो चाइना से थी, और 8 कंपनीज़ जो हैं कंपनीज़ और कंसोर्शियम्स ये कंबाइंड हैं, ये पाकिस्तान से थे। इसमें जो है वो एंग्रो एनर्जी लिमिटेड आ जाती है, सैफायर फाइबर्स लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग्स ये कंसोर्शियम है, और लकी सीमेंट भी है इसके अलावा, और शिराजी इन्वेस्टमेंट्स, मैपल लीफ सीमेंट, कोहिनूर टेक्सटाइल, निशात मिल्स, स्पार्क इलेक्ट्रॉन, आर्टिस्टिक मिलिनर्स और के इलेक्ट्रिक, इन सब कंपनीज़ और कंसोर्शियम्स ने जो है वो फेस्को की प्राइवेटाइजेशन में जो है वो इंटरेस्ट शो किया। और अब जो अगली स्टेज होगी उसमें जो है वो ये जो प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं इनके साथ ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो इंगेज करेगा, और इनको वर्चुअल डाटा रूम और बाकी जो डिटेल्स हैं इसके हवाले से, कंपनी के हवाले से, वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी, और फिर प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है उसको आगे लेके जाया जाएगा। अच्छा, ये जो सारी प्राइवेटाइजेशन है इससे ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। उसके अलावा जो कस्टमर सर्विस है वो ऑब्वियसली जब प्राइवेट कंपनीज इसको मैनेज करेंगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, सिस्टम लॉसेस जो हैं उसमें कमी होगी,
और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, ये सबसे पहले तो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हो रही है प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद अगेन जो गुजरांवाला और इस्लामाबाद है वो आएंगे। जो डेडलाइन है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराने की, ये गुजरांवाला और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए ये अगस्त 21 और सितंबर 7 तक है रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद जो है वो हैदराबाद और सक्कर की जो ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज़ हैं इनकी बारी आएगी प्राइवेट कराने की। तो अगेन ये एक अच्छी बात है कि इन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो है वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये है कि ये जो सेक्टर है पूरा, इसमें सर्कुलर डेट के भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं आएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, तो वो आ रही है हमारे पास कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए रेल लिंक जो है वो बनाना चाहता है। रशिया के कैपिटल मॉस्को से डायरेक्ट फैसलाबाद और डायरेक्ट कराची तक रेल लिंक बनाने का कहा जा रहा है पहली दफ़ा। ये जो है ये रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान और रशिया जो हैं वो ये रेल लिंक इस्टेब्लिश करने के ऊपर काम कर रहे हैं, और इससे जो है ये पहली दफ़ा ये दो अलग रूट्स बनाए जाएंगे, एक मॉस्को से फैसलाबाद और एक मॉस्को से कराची, इन दोनों डायरेक्शंस में। और अगेन ये जो है वो ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिले आ चुका है, इसके ऊपर पहले भी बात जो है वो की गई थी। 2025 और 2026 में जो पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो बढ़ी हैं, उसकी वजह से ये डिले हुए हैं। लेकिन अब अगेन दोनों मुल्क जो हैं रशिया और पाकिस्तान, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के ऊपर जो है वो फिर से काम कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, तो ये आ रही है हमारे पास, पंजाब ने बिजनेसेस के लिए जो मैनुअल रिसीट्स होती हैं उनको बैन कर दिया है। जी हाँ, ये हमारे पास खबर आ रही है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से कि जो पूरा सूबा है पंजाब, उसमें ये क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है लार्ज स्केल टैक्स एवेजन करने वालों के ख़िलाफ़। और इसमें जो अपने सेल्स रिकॉर्ड की जो मैनिपुलेशन करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें होटल्स हैं और शादी हॉल हैं, ये सारे जो हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी इवन, ये जो इसमें अपना टैक्स छुपाने के लिए मैनुअल रसीदें देते हैं या अपने सेल्स के रिकॉर्ड्स जो हैं उनको थोड़ा शो करते हैं, तो उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन होने जा रहा है। और अब से सारी रसीदें जो हैं वो डिजिटली जनरेट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम EIMS इसके ज़रिए। और ये जो बेसिकली रसीद होगी, इसके ऊपर एक QR कोड भी होगा, जिससे ये सारी डिटेल्स जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी देख सकेंगे और गवर्नमेंट के पास भी ये सारा डेटा आ रहा होगा। अच्छा, इसमें ये होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, मैरिज हॉल्स, ये बिजनेसेस अगर इसके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, यानी वो डिजिटल रसीद्स नहीं देंगे EIMS के थ्रू, तो उन्हें जुर्माने होंगे। 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जुर्माने हो सकते हैं। और फिर भी अगर जो बिजनेसेस हैं वो दोबारा बार बार ये वायलेशंस करते हैं, तो उन्हें जो है वो 1 महीने तक बिज़नेस को जो है वो बंद किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और वाकई गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। हमने जो है वो 4-5 वीडियोस पहले भी जो राउंड अप की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें ये डिस्कस किया था कि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अपना टैक्स जो है वो छुपा रहे होते हैं। हालांकि अच्छी भली उनकी सेल होती है, अच्छे भले वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, फिर भी टैक्स चोरी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब सैलरी वाले जो हैं वो अपना टैक्स दे रहे हैं सही तरह, तो आप लोग क्यों छुपाते हैं? तो अगेन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और एक बात जो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप लोग एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर जाते हैं इन रेस्टोरेंट्स के पास, तो आप जो है जब कैश से पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 16% है। यही अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो सेल्स टैक्स 8% है। ये वैसे पहले 5% होता था, इसको भी बढ़ा दिया गया, बट स्टिल ये कैश के मुकाबले में जो है वो अभी आधा है। तो आप जो है वो अगेन डिजिटल पेमेंट्स करें और उससे भी जो रिकॉर्ड है उसमें शफाफियत आती है। अच्छा, अगली खबर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान की एक लड़ाई चल रही थी जिसमें पाकिस्तान जीत गया है। जी हाँ, ये बेसिकली चावलों से रिलेटेड एक लड़ाई थी। और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की जो ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा है, इसने बेसिकली ये केस किया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में जो चावलों के लिए बासमती का वर्ड है, उसको ये ट्रेडमार्क करना चाह रहे थे कि ये बासमती वर्ड सिर्फ हम यूज़ कर सकेंगे, बाकी किसी और मुल्क के ट्रेडर्स जो हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट है उसने इसको डिसमिस किया केस को, और जो पाकिस्तान का अपहोल्ड किया है, जो पाकिस्तान की पोजीशन थी कि जो बासमती का वर्ड है ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये किसी एक नेशन, एक मुल्क की जो है वो उसका क्लेम नहीं हो सकता इसके ऊपर। अच्छा, इससे पहले भी ये जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपीडा, इसने जो है वो ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स के साथ जो है वो ये अपील की हुई थी कि हमें ये बासमती का वर्ड जो है वो हमारे ट्रेडमार्क दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी दिसंबर 2022 में इस क्लेम को जो है वो रिजेक्ट किया गया था। इसके बाद फिर ये जो है वो फेडरल कोर्ट में गया इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ से भी इसको जो है वो नाकामी हुई। तो अब अगेन यही जो है फैसला हुआ है कि ये बासमती का वर्ड जो है ये किसी भी मुल्क के ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं और ये किसी एक मुल्क का जो है वो इसके ऊपर क्लेम नहीं हो सकता।
अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास आ रही है कि पोर्ट कासिम पे 150 एकड़ के ऊपर एक ऑटोमोटिव प्रोसेसिंग जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ये खबर जो है बेसिकली हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की तरफ से आ रही है, जिसमें उन्होंने एक प्लान अनवेल किया है 150 एकड़ एकड़ के ऊपर ऑटोमोटिव प्रोसेसिंग जोन पोर्ट कासिम पे इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें ये जो फैसिलिटी है इसको फेजेज़ में एक्सपेंड किया जाएगा मार्केट डिमांड के हिसाब से। जिस तरह डिमांड आती जाएगी उस हिसाब से इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ये जो प्रपोज्ड जोन है इसमें 264 ऑपरेशनल यूनिट्स जो हैं वो 5 स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में काम करेंगे, जिसमें 30 जो हैं वो कमर्शियल यूनिट्स होंगे, 84 रिफर्बिशमेंट वर्कशॉप्स होंगी, 60 कार डिस्प्ले यूनिट्स होंगे, 20 मशीनरी यार्ड्स होंगे और 70 ऑटो स्पेयर पार्ट्स के यूनिट्स होंगे। अच्छा, ये जो फैसिलिटी बनाने की बात हो रही है ये डायरेक्टली पोर्ट कासिम का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके अंदर बनाई जाएगी। इससे जो है वो एक तो पोर्ट की डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी, उसके अलावा जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो इनलैंड फ्रेट की कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट, वो जो है उसमें सिग्निफिकेंट कमी आएगी। और इसके अलावा जो है वो इससे एस्टिमेट किया जा रहा है कि एनुअल नेट फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस जो है वो $200 मिलियन तक का जनरेट हो सकता है, बेस्ड ऑन के जो एस्टिमेटेड $500 मिलियन की एक्सपोर्ट है वो अगर पाकिस्तान करता है। तो अगेन ये नंबर जो हैं वो अभी फ्यूचर के हैं और ये प्रोजेक्ट भी अभी बना नहीं है, इस पे बनाए जाने की बात हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जो है वो जल्दी से काम शुरू हो और ये फैसिलिटी बनाई जाए, अगेन पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो यार ये हमारे पास के गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला किया है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा बल्कि इसको रिवाइव किया जाएगा। ये खबर हमारे पास आ रही है बिजनेस रिकॉर्डर के सोर्सेज की तरफ से और इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि पहले जो है वो गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि पाकिस्तान स्टील मिल को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब इसमें जो है वो कुछ इंटरनेशनल पार्टीज़ ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और जिसके बाद जो है वो फैसला किया गया कि नहीं, इसको जो है वो दोबारा से बहाल किया जाएगा पाकिस्तानी स्टील मिल को। और गवर्नमेंट ने जो बेसिकली कंसल्टेशन शुरू की थी रशियन कंपनी के साथ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलएलसी, इसके साथ कंसल्टेशन की गई थी इसको रिवाइव करने के लिए, इसमें मॉडर्नाइजेशन और रीस्ट्रक्चर करने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स को। अच्छा, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं और जो मार्केट फिजिबिलिटी है उनको डिटरमाइन करने के लिए जो है वो अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उनकी बेस पे बेसिकली जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि फिर इसका रिवाइवल करना या नहीं। और अगेन ये जो रिकमेंडेशंस आएंगी इनको फिर सबमिट किया जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इनको, और फिर ये जो है वो फैसला करेंगी कि इसको हमने लिक्विडेट करना है पाकिस्तान स्टील मिल्स को या फिर हमने इसको रिवाइव करना है। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई थी, बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त इसके लिए कोई बायर ही नहीं मिला था। तो इस वजह से जो है वो इसका फ़ैसला किया गया था कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। और तब से जो गवर्नमेंट है वो इनकी जो सैलरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की सारी, वो जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है और जो बिल्स वगैरह आ रहे हैं इस पूरे पाकिस्तान स्टील मिल्स के, वो इसका जो स्क्रैप का माल है उसको बेच के वो बिल्स अदा किए जा रहे हैं। तो अगेन एक कॉस्ट है इसकी जो गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ रही है। अगर तो या तो ये प्राइवेटाइज़ हो जाए तो अच्छा, या अगर दोबारा से शुरू हो जाता है काम इस पे शुरू हो जाता है तो अगेन कुछ ना कुछ पैसे ये जनरेट करेगा, तो फिर जाके कुछ फ़ायदा होगा। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या अपडेट निकल के आती है। अगली खबर आ रही है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को 30 अरब रुपए के शेयर्स जो है वो इशू करने जा रहा है। जी हाँ, ये बेसिकली जो है वो 2027 तक, जून 2027 तक 2 ट्रांचेस में ये जो सब्सक्रिप्शन है ये की जाएगी नॉन राइट्स इशू के तहत। और इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदेगी ये 5% के प्रीमियम पे ख़रीदेगी। अच्छा, ये जो 2 ट्रांचेस में इसकी सब्सक्रिप्शन होनी है, पहली वाली जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए वर्थ के शेयर्स की होगी, जो कि दिसंबर 31 2026 में जाके होगी, इस साल के यानी एंड तक। और फिर जो दूसरी ट्रांच है जो बाकी बच जाएंगे तकरीबन 10 अरब रुपए वर्थ के शेयर्स, वो जो है वो जून 30 2027 तक जाके होगी। और इसमें इन्वेस्टर्स के लिए जो देखने वाली चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि जो बैंक का फ्री फ्लोट शेयर है वो 43% से कम होकर 34% तक आ जाएगा, और जो गवर्नमेंट का स्टेक है बैंक ऑफ पंजाब में वो जो है 58% से बढ़कर 66% तक चला जाएगा। तो ये जो है वो इसकी में है। अच्छा, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी उसमें भी ऑब्वियसली वो बढ़ेंगे, 3.3 बिलियन से 4.1 बिलियन तक शेयर्स चले जाएंगे। अब इसमें जो है वो बैंक का फ़ायदा ये है कि बैंक के पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाएगा
और एक तो ये शेयर्स जो ले रही है गवर्नमेंट वो भी 5% प्रीमियम पे है मार्केट की जो प्राइस चल रही होगी। तो बैंक के लिए एक तरह से फ़ायदा भी है, और ये जो एक्स्ट्रा कैश आएगा बैंक के पास, इससे फिर वो अपने ऑपरेशंस जो हैं उसमें हेल्प आउट हो सकता है। अगर बैंक ने कोई नई ब्रांचेस खोलनी है तो उसमें हेल्प आउट हो सकता है। तो लेट्स सी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट है, वो इसको कैसे रिएक्ट करती है आने वाले टाइम में। इस पे जो है वो मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा होता है वो हम देखेंगे। अगली खबर हमारे पास आ रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मार्केट से एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ ले जाना चाह रही है। जी हाँ, ये बेसिकली जो है वो पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग हुई है प्लानिंग मिनिस्ट्री में, और इसमें बेसिकली यही कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक मार्केट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सारी। इसको जब हमने एक्सपोर्ट ड्रिवन प्रोडक्शन की तरफ लेके जाना है, और इसके लिए जो है वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ताकि जो ग्लोबल मार्केट एक्सेस है पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हवाले से उसमें इम्प्रूवमेंट आए। अच्छा, ये जो है वो बेसिकली ये जो डायलॉग था, पॉलिसी डायलॉग, इसका टाइटल दिया गया था इसको अनलॉकिंग पाकिस्तान हाई वैल्यू एक्सपोर्ट पोटेंशियल, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इस मीटिंग में हमारे जो मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमारे पास जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। हमने जो है बस वो इसमें मज़ीद डेवलपमेंट लानी है ताकि जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको बढ़ाया जा सके। तो गोल बेसिकली यही है कि पाकिस्तान में जो एक इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, काम भी कर रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस किया जाए, और फिर एक जो डोमेस्टिक मार्केट बनी हुई है उसको फिर एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाया जाए, ताकि पाकिस्तान के पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आए। तो अगेन बड़ी अच्छी कोशिश है, हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से काम किया जाए। तो ये थी हमारी इस वीक की मेन न्यूज़। अब हम यूएस और ईरान की जो वॉर है उसकी अपडेट्स चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि अमेरिका का कहना है कि जो उन्होंने ईरान की नेवल ब्लॉकेड की हुई है उसको वो गैर मुय्यना मुद्दत तक इनडेफिनेटली चला सकते हैं, यानी उस ब्लॉकेड को अभी ड्रैग कर सकते हैं। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनका कहना है कि जो वॉर का मेन गोल है वो ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया को अपना ऑयल सप्लाई करते रहें। तो भाई जंग से पहले तो वो अच्छा भला ऑयल सप्लाई कर रहे थे, ये तो जब आपने जंग शुरू किया तब जाके ये सारा मसला शुरू हुआ है। तो अजीब सी बात है, मतलब समझ से बाहर है ये चाहते क्या हैं। बहरहाल यही जो है हमें ईरान की तरफ से भी अपडेट आ रही है कि ईरान कह रहा है कि जो पीस डील हो रही थी अमेरिका के साथ उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो ये ज़रा एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि इससे फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये अभी मज़ीद ड्रैग हो सकता है। और इसी सिलसिले में जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसने भी इस वीक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं थी परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट न्यूट्रली रिस्पॉन्स रहा है मार्केट का। पूरे हफ्ते में जो है वो ऑलमोस्ट हमारा जो चेंज आया वो नेगेटिव 1326 पॉइंट्स का आया है, यानी कोई मेजर चेंज नहीं था। लास्ट वीक 7 अगस्त को फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी वो 181,430 पॉइंट्स पे हुई थी। और इस वीक तो फ्राइडे को 14 अगस्त थी तो मार्केट बंद थी, लेकिन थर्सडे की अगर हम क्लोजिंग देखें तो वो जो है वो आ रही है हमारे पास 180,104 पॉइंट्स पर। तो अगेन ये ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स का जो है डिफरेंस है। मंडे की अगर बात कर लें तो मंडे को भी मार्केट ने वो नेगेटिव 0.07% की क्लोजिंग दी थी, अगेन कोई चेंज नहीं था। हाँ, ट्यूसडे वाले दिन जो है वो नेगेटिव 0.8% का चेंज था। अगले दिन जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है 0.26 की, और अगेन थर्सडे को 0.11। तो अगेन पूरे वीक में हमें कोई मेजर चेंज जो है वो स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट वीक देखते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारे पास क्या अपडेट्स आती हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली उसी बेस पर जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो रिएक्ट करी होगी। एनीवे, ये था इस दफ़ा का हमारा वीकली राउंड अप। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।